साथियों, आज यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्लान बनाया है, पहले 2 दिन पहले विश्वविद्यालय के टीचर से बात की और आज आप सबसे बात करने का मौका मिल रहा है। प्रोफेसर शुक्ला ने मेरे बारे में कुछ बताया, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके। मित्र हैं और बहुत मेरे प्रति सद्भावना रखते हैं। मैं शुरुआत करता हूं अपना इंट्रोडक्शन अपने तरीके से देने का। जब तक मैं कक्षा 9 में पहुंचा तो मेरा 7वां स्कूल था। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में मैं पढ़ा और जब तक मैं कक्षा 9 में पहुंचा तब तक 2.5 साल मैं कुर्सी में इस पर बैठ के पढ़ा। बाकी 5.5 साल जमीन पर बैठते थे और टाट पट्टी भी नहीं होती थी तो घर से बोरी लेके जाते थे और उस पर नाम लिख के रख देते थे शुरू में तो कि बार बार नहीं ले जाना पड़ेगा, वो चोरी हो जाता था। तो बोरी साथ में लेके जाते थे और लेके आते थे। अलग अलग स्कूलों में पढ़े, कभी 1 साल पढ़े, कभी 6 महीना पढ़े। फादर की ट्रांसफर होती रहती थी छोटे शहरों में, तो सब करते थे। कक्षा 12 की हिंदी मीडियम में पढ़े। आवाज आ रही है? रुड़की पहुंच गए पढ़ने के लिए और आप में से कुछ लोग जो मेरे ऑफिस आए हैं, आपने मुझे देखा होगा कि मैं 8 फिंगर से टाइपिंग करता हूं बिना कीबोर्ड को देख करके। और मुझसे कई लोगों ने पूछा ऐसा कैसे होता है। ऐसा इसलिए होता है कि फादर ने कह दिया था बेटा दुकान कराने के लिए पैसे नहीं है, अगर नौकरी नहीं पाओगे तो भूखे रहोगे। तो कक्षा 10 के बाद टाइपिंग स्कूल ज्वाइन किया। जब छुट्टी हुई गर्मियों की कक्षा 10 के बाद तो एक टाइपिंग स्कूल में पहुंच गए। सोचा पता नहीं आगे क्या होना है, कम से कम टाइपिंग आएगी तो क्लर्की तो कर ही लेंगे। और इंजीनियरिंग करके जब अमेरिका पहुंचे तो बड़ी परेशानी हुई। हमारे दोनों साइड में, पिताजी की साइड में, माताजी की साइड में, कोई नेपाल भी नहीं गया था। अमेरिका की तो बात ही दूसरी है। कोई रिश्तेदार नहीं था। हमारे विश्वविद्यालय से बहुत कम लोग विदेश जाते थे। आईआईटी के लोग जाते थे, हम लोग आईआईटी नहीं थे। अभी साहब ने कहा मैं आईआईटी का ग्रेजुएट हूं, आईआईटी नहीं था वो, बाद में आईआईटी बना। तो वहां मन नहीं लगता था, बोर हो जाते थे, किसी से बात करने के लिए नहीं होता था। क्योंकि आईआईटी के लोग जो है ना वो अंग्रेजी में बात करते थे, अंग्रेजी फिल्मों के बारे में बात करते थे, अंग्रेजी नॉवेल्स के बारे में बात करते थे। हम हिंदी मीडियम वाले थे। फोन बहुत महंगा होता था, इंटरनेट था नहीं, तो एक पुराना टाइपराइटर फिर से मिल गया। और जब बहुत बोर हो जाते थे तो सोचा वो 10वीं के बाद जो टाइपिंग सीखी थी उससे जरा मन को कंसंट्रेशन होता था और थोड़ा सा मन बहल जाता था। उस जमाने में कंप्यूटर इस तरह से नहीं होते थे जिस तरह से आजकल होते हैं, स्टूडेंट सामने बैठ के काम करते हैं, वैसे नहीं होता था। वो पंच कार्ड होते थे उस समय। वहां से शुरू किया। मैंने जैसे आपसे बताया अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग था, अभी भी बहुत तंग है। जब हम अपने पीएचडी कर रहे थे तो पीएचडी में स्कॉलरशिप मिलती थी। स्कॉलरशिप के बदले में 12 घंटे हर हफ्ते काम करना पड़ता था। टीचर की मदद करनी पड़ती थी रिसर्च में, टीचिंग में। तो एक बार हमारे एक प्रोफेसर थे, बहुत मशहूर प्रोफेसर थे, बहुत मशहूर पेपर थे। तो एक बार वो मेरे पास, मेरे कमरे में आए, बोले मैं फ्राइडे को बाहर जा रहा हूं, ये क्लास आपको पढ़ानी है, फ्राइडे को पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाना है? बोले 3 सवाल हैं, इनको जाकर के सिखाओ बच्चों को, स्टूडेंट्स को। बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स को। पीएचडी के स्टूडेंट्स थे, मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे। हम जिंदगी में कभी खड़े होकर बोले नहीं, क्लास तो बताई नहीं। और शायद आप सोचें कि मैं इसमें कोई भी बात बढ़ा के कह रहा हूं, बिल्कुल एक शब्द भी बढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। मैं उस क्लासरूम में घुसा और वहां पर टोटल 6 ब्लैक बोर्ड होते थे। 2 ब्लैक बोर्ड होते थे और उनको ऊपर नीचे किया जाता था। टोटल 3 इधर 3 इधर, 6 ब्लैक बोर्ड होते थे। चौक लिया, 3 सवाल लिखे, 3 जवाब लिखे, सॉल्व किया और 1 घंटे में बाहर आ गए। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं 1 घंटे का क्लास पढ़ाया हूं और मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं इतना नर्वस था।
पीएचडी करके जब इंडिया आए, कानपुर आईआईटी में ज्वाइन किया नौकरी, तो सबसे बड़ी चिंता थी कि आप अपना एक बार बेवकूफ बना चुके हैं, दोबारा भी क्या बेवकूफ बनेंगे, आपकी क्या यहां पर बेइज्जती होगी। वहां तो आप एक बार में चले आए, यहां तो 25 साल नौकरी करनी है। यहां पर अगर स्टूडेंट्स ने समझ लिया कि आप बेवकूफ हैं तो गए काम से। हमारे एक टीचर ने हमें समझाया था कि टीचिंग प्रोफेशन में अगर सक्सेसफुल हो तो इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं, और टीचिंग प्रोफेशन में फेल हो गए तो इससे खराब प्रोफेशन नहीं। और हम उस बात को विश्वास करते थे। तो हमने कहा भाई कानपुर में तो फेल नहीं हो सकते, और कभी क्लास पढ़ाई नहीं, और एक बार क्लास पढ़ाई है और उसका नतीजा कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो दिमाग थोड़ा चलता है, क्या किया जाए। तो हमने 23 मार्च को ज्वाइन किया। कानपुर आईआईटी में सेमेस्टर खत्म होता था करीब 23 अप्रैल को, उसके बाद एग्जाम होते थे। तो हम एक प्रोफेसर के पास गए, बोले हमने कहा आप तो बहुत बिजी हैं आजकल, जेईई का एग्जाम करा रहे हैं। बोले हाँ, आपकी क्लास में पढ़ा दूं? श्योर, पढ़ाओ। असली बात यह थी कि इनकी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और इनके लड़के फिर तो निकल जाएंगे, तो बेइज्जती कम होगी, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। सीरियसली अरुण, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने प्रोफेसर अश्विनी कुमार की प्लेट्स एंड शेल्स, मेरा सब्जेक्ट नहीं था, पर इतना कॉन्फिडेंस था कि किताब ले लूंगा तो ठीक से पढ़ूंगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस की। कानपुर में 25 साल नौकरी की। स्टूडेंट्स के साथ बहुत मजा आता था। उन दिनों बिजली बहुत जाती थी कानपुर में, तो कई बार क्लास में जाते थे, बिजली नहीं होती थी, तो ब्लैक बोर्ड को दिखता नहीं था स्टूडेंट्स को, रोशनी इस तरह से आती थी। तो स्टूडेंट्स कहते थे सर ब्लैक बोर्ड तो दिखाई नहीं देगा, पढ़ाई की छुट्टी। तो हम कहते थे नहीं, चाय समोसा खाते हैं। चाय समोसे की दुकान पे जाते थे, वहां चाय समोसा खाते थे और बात करते थे। तो एक सीनियर प्रोफेसर ने कहा मुझसे कि बड़े आजकल पॉपुलर हो रहे हो, स्टूडेंट्स बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बहुत समोसे खिला रहे हो, देखता हूं जब तुम्हारी घर परिवार होगा तब कितना खिला पाओगे। तो दोस्ती हो गई, स्टूडेंट से बहुत दोस्ती रही हमेशा। किसी स्टेज पर एक मकसद समझ में आया, और मकसद यह था कि हमारे देश में, आप में से कितने लोग बिहार से हैं? बिहार में बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं। सन 88 में, मैं 84 में कानपुर ज्वाइन किया, 88 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया बिहार में। तो हम एक दिन सेकंड क्लास का टिकट लेकर के कानपुर से पटना पहुंच गए। पटना में एक पुरानी कार किराए पर ली और दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, 72 घंटे में हम 5 घंटे सोए। और पर्पस ये था कि भूकंप में क्या होता है ये समझना है, क्योंकि वो मेरा विषय है। और हमने अमेरिका में देखा था भूकंप में क्या होता है, लेकिन इंडिया की रियलिटी देखनी है। जब वहां से लौट करके आए तो जीवन का नजरिया बदल गया था। ये लगा ये सब पढ़ने से, पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है अगर हिंदुस्तान के लोग भूकंप में इस तरह से मरेंगे। सवाल यह है कि उसी तरह के भूकंप में अमेरिका में कभी भी 50 से ज्यादा लोग नहीं मरते, 100 से ज्यादा पिछले 100 साल में नहीं मरे उतने बड़े अर्थक्वेक में। हमारे देश में उतने बड़े अर्थक्वेक में 10,000 लोग मर जाते हैं, 20,000 लोग मर जाते हैं। और उसकी वजह है कि हमारी जो बिल्डिंग्स बनती हैं, हमारे जो ब्रिज बनते हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो पर्पस ये बना लाइफ का कि हमारे देश में लोग अर्थक्वेक में नहीं मरे। ये पर्पस नहीं था कि हम पर्चे लिखें, ये पर्पस नहीं था कि कोई अवार्ड मिलेगा, कभी नहीं सोचा प्रमोशन मिले। इनफैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर थे तो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा सिलेक्शन कमेटी से 6 महीने पहले। और जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उस पर डिस्कशन अलाउ नहीं किया तो थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी कि हेड जो है सब गड़बड़ कर रहा है, इसको निकालिए। खूब झगड़ा करते थे, ठीक है ना। तो मकसद ना प्रमोशन का था, ना किसी पोस्ट का था, ना किसी अवार्ड का था, सिर्फ एक ही जुनून था, नशा था कि हमारे देश में लोग भूकंप में मरेंगे नहीं, कम मरेंगे। आज बनारस में बड़े प्राइड के साथ कह सकता हूं कि आज बनारस में जो बिल्डिंग बन रही है, आज कानपुर में जो बिल्डिंग बन रही है, दिल्ली में जो बिल्डिंग बन रही है, चंडीगढ़ में जो बिल्डिंग बन रही है, उसमें मेरा कुछ खून पसीना है। जो मैंने काम कानपुर में किया
आज उसका कुछ कंट्रीब्यूशन हर बिल्डिंग में जो बन रही है पिछले 10-20 साल से, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। जब ये सब काम कर रहे थे तो जिम्मेदारी दे दी जाती थी। एक बार जिम्मेदारी दे गई, स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफिस देखो। समझ में नहीं आता था स्टूडेंट प्लेसमेंट क्या होता है, नौकरी कैसे मिलती है, कंपनी कैसे काम करती है। सीखा। एक बार हेड बनने का मौका मिला। एक बार हमसे कहा एलुमनाई से पैसे इकट्ठे करके लाओ, डोनेशन लाओ। वो किया। जब भी मौका मिला काम किया, लेकिन दिल अर्थक्वेक पर ही था, काम वही था। सन 2008 में भारत सरकार ने 8 नई आईआईटी बनाई और उसका इंटरव्यू हुआ। काफी 1 महीने के मंथन के बाद तय किया गया कि इन 8 आईआईटी में से अगर एक आईआईटी गुजरात वाली है, वहां पर अगर हमें डायरेक्टर बनने के भेजेंगे तो हम चले जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा क्लियर था कि 2 चीजों से मोहब्बत एक साथ नहीं हो सकती। या तो अर्थक्वेक से करोगे या कॉलेज से करोगे, दोनों से नहीं हो सकती। ये मान लिया था कि अगर कहीं भी डायरेक्टर बन के जाएंगे तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को पीछे छोड़ करके जाएंगे। और भूकंप इंजीनियरिंग से इतना अटैचमेंट था कि अगर कहीं जाएंगे तो अपनी चॉइस की जगह पर जाएंगे। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू का पूछा गया, हमने कहा साहब गुजरात में अगर आईआईटी बन रही है वहां हमें डायरेक्टर बना के भेजें तो खुशी से चले जाएंगे, वरना हम कानपुर में बहुत खुश हैं। तो हमको भेज दिया गया गांधीनगर। एक अटैची उठा करके चले गए, किताबें कानपुर में पड़ी नहीं। और ये सोचा गया कि एक अच्छा कॉलेज बनाया है, एक अच्छी आईआईटी बनाए, हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो अपने अपने सब्जेक्ट में देश को, समाज को आगे लेके जाएंगे। हमारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हमारे टीचर भी हो सकते हैं। यह मिशन था। आप में से कुछ लोगों को आईआईटी से थोड़ी वाकफियत है। आप में से काफी लोगों के बच्चों ने आईआईटी के एग्जाम में, आप में से कितने लोगों के बच्चों ने आईआईटी में कोशिश की है एडमिशन लेने की, एग्जाम दिया है? आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम किसके बच्चों ने दिया है? आज देश में इतने सारे बच्चे आईआईटी का एडमिशन क्यों लेते हैं? कॉलेज तो बहुत हैं, आईआईटी से पुराने कॉलेज भी हैं और आईआईटी के नए कॉलेज भी हैं। ऐसा इसलिए है कि आईआईटी में 2 चीजें बड़ी अच्छी हुई जिसकी वजह से आईआईटी के अच्छे इंस्टीट्यूशन की तरह चल पाए। पहला तो था कि आईआईटी को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता रही। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम क्या पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, कितनी पढ़ाएं इंग्लिश, पेपर कैसा होगा, पेपर होगा कि नहीं होगा, ट्यूटोरियल होगा कि नहीं होगा, टीचर क्लास में कैसे जाएगा कैसे नहीं आएगा, अटेंडेंस जरूरी है कि नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप किसी भी आईआईटी में बाहर से नहीं है। आईआईटी कानपुर जो करेगी वो अपना तरीके से करेगी, आईआईटी दिल्ली करेगी वो अपने तरीके से करेगी। दोनों का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। जब आप किसी भी ग्रुप को, किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम देते हैं काम करने की, विश्वास देते हैं, तो उस विश्वास के लिए खड़ा हो जाए। आईआईटी गांधीनगर में कई बार लोगों ने मेरे मुंह से सुना, पीपल बिकम हाउ दे आर ट्रीटेड। अगर मैं किसी को खराब तरीके से ट्रीट करूंगा तो खराब बन जाएगा, मैं विश्वास से अच्छे तरह से ट्रीट करूंगा तो वो विश्वसनीय और अच्छा बन जाएगा। ठीक है ना? ये हमारे ऊपर है कि हमारे पास जो लोग आते हैं उनको हम अच्छा बनाएं कि खराब बनाएं। तो पहली चीज ये थी। दूसरी चीज, तो आईआईटी में कभी भी सुना नहीं कि एडमिशन के लिए कोई सिफारिश चली हो, कोई पैसा चला हो, कोई दबाव चला हो, रिक्रूटमेंट में कभी ऐसा हुआ हो, प्रोक्योरमेंट में कभी पैसा खाया गया हो। तो अगर आपने ईमानदारी से काम किया, साफ साफ काम किया और आपको फ्रीडम है काम करने की, तो कॉलेज अच्छा बनेगा। तो ये आईआईटी और सारी आईआईटी, 23 आईआईटी हैं इस समय देश में, करीब सभी की ये रेपुटेशन है कि वहां पर जो है आप एडमिशन बिना किसी दबाव के मेरिट पर लेंगे, बिना किसी सिफारिश के लेंगे। तो जब आईआईटी गांधीनगर गए तो सोचा गया कि भाई ये तो बड़ी बोरिंग चीज होगी बाकी आईआईटी जैसे बनने की। और उस समय कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली टाइप के आईआईटी थे जो
बहुत आगे निकल चुके थे और हम तो बड़ा छोटा सा कॉलेज किराए की बिल्डिंग में चला रहे थे, 90 स्टूडेंट थे। अब उनसे आगे निकलना है। कंपटीशन की भावना हमेशा रही, आगे निकलना है, पीछे नहीं रहना है। कैसे किया जाए? तो इसके लिए कुछ चीजें तय की गई। एक तो यह है कि जो 2 चीजें आईआईटी सिस्टम की थी उनको और स्केल अप करना है, उनको और बढ़ाना है। अगर वो अच्छी चीज है तो और बढ़ाओ, ऑटोनॉमी और बढ़ाओ। स्टूडेंट्स को भी ऑटोनॉमी दे दी। हमने कहा स्टूडेंट से कि हम तुमको अपना बराबर का मानेंगे, एडल्ट मानेंगे। आई विल नॉट ट्रीट यू एज स्टूडेंट्स, आई विल ट्रीट यू एज माई इक्वल। आप मेरे बराबर के हो और आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं और आप फुल्ली एम्पावर्ड हो हॉस्टल चलाने के लिए, फुल्ली एम्पावर्ड हो मेस चलाने के लिए, फुल्ली एम्पावर्ड हो कि जूस की दुकान कौन से लाला की होगी। आप तय करोगे कि कैंटीन, बेकरी, वॉशिंग फैसिलिटी कौन वेंडर चलाएगा। हम सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे। हमने स्टूडेंट लीडरशिप के 4 लोगों को डिसिप्लिन कमेटी में रख दिया। 10 लोगों की कमेटी है, 6 टीचर्स हैं, 4 स्टूडेंट्स। पहली मीटिंग हुई तो टीचर्स ने स्टूडेंट से कहा आप तो वोटिंग मेंबर नहीं हो। तो हमसे स्टूडेंट्स ने आगे पूछा साहब ऐसा है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेंबर हो। आप 18 साल के 20 साल के बच्चे को, बच्ची को बोल दें कि इस विश्वविद्यालय का पूरा भविष्य आपके हाथ में है, आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी जिम्मेदारी से वो उसको आगे निभाता है। एक टाइम आया हमारे यहां, उस समय करीब 500 स्टूडेंट थे और करीब 30-35 बच्चों को पकड़ लिया गया चीटिंग करने के लिए। एक फ्रेंच कोर्स होता था और एक संस्कृत का कोर्स होता था, दोनों में नकल हो गई। 500 में से 30 बच्चे, छोटा कॉलेज है बहुत। तो हमारा डीन आया, बोला एक सेमेस्टर के लिए सबको बाहर कर रहे हैं। अरे क्या कर रहा है तू? 30 बच्चों को बाहर निकाल रहा है 500 में से। पता है 6% स्टूडेंट्स आउट। थोड़ा सा लीनियंट हो जा। बोला सर आई कैन डू इट, बट वो 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, वो नहीं होने देंगे। आई लर्न माई लेसन। उन 4 बच्चों ने कहा हमारा डायरेक्टर हम पर इतना विश्वास करता है, इन 30 लोगों ने विश्वास तोड़ा है, दे हैव नो प्लेस, दे मस्ट बी पनिश्ड। सो उस लेवल का हमने ऑटोनॉमी स्टूडेंट्स को दिया, स्टाफ को दिया, फैकल्टी को दिया, और 0 टॉलरेंस फॉर एनी हैंकी पैंकी ऑफ एनी काइंड। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, जितने भी इंटेलेक्चुअली हायर लेवल के काम होते थे वो सब करती थी पूरे कॉलेज के लिए। एनुअल रिपोर्ट बनानी है, न्यूज़लेटर बनाना है, कोई भी राइटिंग करनी है। क्लरिकल जॉब निकली जूनियर सुपरिटेंडेंट की, रिटर्न में फेल हो गई क्योंकि रिटर्न में पूछा गया एलटीसी का रूल बताओ। अब जिसने एलटीसी कभी देखी नहीं है वो क्या बताए, फेल हो गई। द एंटायर सिस्टम वाज शॉक्ड कि जो लड़की डायरेक्टर के ऑफिस में बैठ के काम कर रही है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हमने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ। आज भी वो परमानेंट नहीं है, 12 साल हो गए। एक बार सिक्योरिटी वालों का झगड़ा हो गया किसी से आईआईटी के गेट पर। हमारी इंस्ट्रक्शन थी ये पर्टिकुलर वैन को अंदर आने की इजाजत नहीं है। रात को 2 बजे उस वैन ने आने की कोशिश की, सिक्योरिटी वालों ने कहा कि इजाजत नहीं है। तो हमारे ऑफिस का एक लड़का जो मेरे साथ मेरी नाक के नीचे काम करता था, वो शादी अटेंड करके आ रहा था, तो उसकी कार फंस गई क्योंकि वैन खड़ी है गेट पर। जब वैन नहीं हटेगी तब तक उसकी कार अंदर नहीं आ सकती। उसकी बीबी हल्ला मचा रही है, बच्चा रो रहा है। तो उतरा, उसने कहा जाके सिक्योरिटी वाले से कि इसको हटाओ, अंदर लाने दो। उसने कहा नहीं नहीं, हमको सिक्योरिटी ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शन दी है, अंदर नहीं आएगी गाड़ी। तो बोला अच्छा ऐसी बात है। तो आपका जो सुपरवाइजर है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स की जो एजेंसी होती है उसका जो सुपरवाइजर है, उससे फोन पे भी बात करा। उससे फोन पे बात की, उसने कहा मैं डायरेक्टर ऑफिस से सच एंड सच बोल रहा हूं, इसको अंदर जाने दीजिए ताकि पूरे ट्रैफिक क्लियर हो जाए। तो उन्होंने अंदर जाने दिया, ट्रैफिक क्लियर हो गया। सुबह को मुझे खबर मिली,
we gave him a written administrative warning. We said you had no business to use director's office. आप प्राइवेट सिटीजन की तरह कुछ भी कह सकते हैं, पर आपने ये कहा कि हम डायरेक्टर ऑफिस में काम करते हैं। उसने कहा साहब मैंने कहा। हमने कहा आपको पता है यहां पर पावर ब्रोकर्स की कोई जगह नहीं है। मेरे ऑफिस में जितने लोगों ने काम किया मैंने सबको बोला, मैंने कहा अगर किसी दिन पावर ब्रोकरेज दिखाई दी मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मेरे आसपास मैंने कभी किसी चमचे को, किसी को मक्खन लगाने का मौका नहीं दिया। राइट? उसको हमने वार्निंग दे दी, रिटर्न वार्निंग दे दी। मेरा रजिस्ट्रार सरप्राइज हो गया, बोला साहब क्या बात कर रहे हैं, ये लड़का इतनी मेहनत करता है, दिन रात 7 दिन हफ्ते में काम करता है। मैंने गलत काम है तो वार्निंग इसको पहले मिलेगी, बाकी लोगों को बाद में मिलेगी। तो ये सब किया। उस सब का नतीजा ये निकला कि आईआईटी कानपुर में एक कम्युनिटी बनी जिसमें टीचर और स्टूडेंट का कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें टीचर और स्टाफ का कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें स्टूडेंट की मेस में डायरेक्टर भी खाना खा रहा है, प्रोफेसर भी खाना खा रहा है, स्टूडेंट भी खाना खा रहा है, और मेस वर्कर भी खाना खा रहा है, और सिक्योरिटी स्टाफ भी खाना खा रहा है, सफाई वाला भी खाना खा रहा है। एक वो माहौल बनाया। तो मैं विश्वास से कहता हूं अगर आप में से कभी भी किसी को मौका मिले जाकर के आईआईटी कानपुर के मेस में खाना खा के आइए। मैं अपने चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को बिना सरप्राइज के, बिना किसी पहले खबर के पहुंचा दिया। मैंने कहा चलिए आपको दिखा के लाता हूं, हॉस्टल दिखाता हूं। मैंने कहा कुछ खाएंगे, आइए बैठिए। बोले हाँ बैठते हैं। एक कम्युनिटी बनाई। उसका नतीजा यह हुआ कि जब मार्च 2020 में कोविड के बारे में बात हुई, हमारे इससे छोटा 500 स्टूडेंट का एक ऑडिटोरियम था। तो 10 या 12 मार्च को मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया, एक माइक्रोफोन इस तरह से लगाया, और मैंने स्टूडेंट से कहा कि मैंने आपको हमेशा एडल्ट की तरह ट्रीट किया, कभी बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया, और आज जब इतनी बड़ी क्राइसिस है तो मैं आज भी आपको एडल्ट की तरह ट्रीट करूंगा। मैं आपको घर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। उस समय सारी आईआईटीओ ने, सारे कॉलेजेस ने बच्चों को कहना शुरू कर दिया था घर जाओ। हमने कहा 2 महीने का राशन मेस में रखवा दिया। मेस वर्कर भी चले जाएंगे तो हम लोग मिलकर खाना बनाएंगे, मैं भी आऊंगा खाना बनाने। खराब खाना होगा साथ में खाएंगे, या रहना है रहो, घर जाना है घर जाओ। 40% स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहे फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में। 250 लोगों को हमने 250 लोगों को कोविड का ट्रीटमेंट किया हॉस्टल कैंपस के अंदर। 250 लोगों को। मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं था, फुल टाइम डॉक्टर नहीं है आईआईटी कानपुर में, कोई फुल टाइम डॉक्टर नहीं है। 3 नर्सिंग स्टाफ, 250 पेशेंट्स। एक टाइम में 98 पेशेंट्स थे इंडोर गेस्ट हाउस में, 98 पेशेंट्स। कैसे हुआ ये? क्योंकि भावना थी सबके दिल में कि हम कॉलेज के लिए हैं, कॉलेज हमारे लिए। लॉयल्टी थी, एक दूसरे के प्रति सम्मान था, एक दूसरे के प्रति सद्भावना थी। शुक्ला जी ने कहा, शुक्ला जी गए वहां पर, मनोज पांडे शुक्ला जी, 3-4 साथी यहां से गए, मेरे यहां ज्वाइन करने से पहले 3-4 दिन वहां रहे आईआईटी का। मैंने कहा कि देखो यहां पर मैं यहां पर किस पृष्ठभूमि से वापस आ रहा हूं। हमारे यहां कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को परमानेंट मकान मिलता है, बिजली और पानी के साथ साथ पाइप्ड गैस मिलती है कंस्ट्रक्शन वर्कर को। जो 98 पेशेंट जो हॉस्पिटल में थे, जो हमारे गेस्ट हाउस में थे, उसमें ऐसा नहीं था कि डीन्स और प्रोफेसर थे, उसमें स्टूडेंट्स भी थे, उसमें ड्राइवर भी था, उसमें डेली वेजर भी था, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर भी था। और वही बेड और वही कंबल और वही तकिया जो डीन को मिला वही सिक्योरिटी गार्ड को मिला। वो कम्युनिटी हमने बनाने की कोशिश की। हमारे यहां जो डेली वेजर है उसकी कभी सैलरी डेट से आगे निकल जाए तो खाल खींच लेने की धमकी मैंने दी हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी डेली वेजर की तनख्वाह टाइम से नहीं मिले। हमने अपने बोर्ड से अप्रूवल किया, कोई भी गलत काम नहीं किया, सब काम अप्रूवल से लिए। हमने बोर्ड से अप्रूवल करके अलग फंड बनाया कि हमारे कोई भी डेली वेजर, कोई भी कैंटीन में काम करने वाला वर्कर, जो लड़का साइकिल बना रहा है, जो जूता ठीक कर रहा है, जो हमारा एम्प्लॉय नहीं है लेकिन हमारे समाज की सेवा कर रहा है, उसको अगर कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो इस फंड से हम पैसे दे देंगे।
कैंसर का ट्रीटमेंट किया है हमने, 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दिया एक पेशेंट। ESIC होती है सबके पास, वो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESIC तक पहुंचते पहुंचते ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। एक समाज की परिकल्पना की कि अगर देश को इस तरह से रहना है, देश में गरीबी नहीं होनी चाहिए, देश में भूखमरी नहीं होनी चाहिए, देश में बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, देश में बीमारी की हालत में दवाई मिलनी चाहिए, तो क्या हम एक छोटे से कॉलेज में नहीं कर सकते? और हमने किया। और मैं आज हम सबसे पूछ रहा हूं, क्या वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए? या यहां के डेली वेजर को समय से तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? यस, नो? वाइस चांसलर कैसे तनख्वाह ले लेता है अगर डेली वेजर को तनख्वाह नहीं मिल रही? शर्म की बात, सोचने की बात। तो इस पृष्ठभूमि से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैंने बताया कि मैं कहां से आया हूं, और थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये सब करने के लिए जो सबसे पहली जरूरी चीज थी वो ये था कि नॉन टीचिंग स्टाफ इज एज इंपॉर्टेंट एज द टीचिंग स्टाफ, इट इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा सवाल है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। हम ये सोचते हैं टीचिंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लर्की तो कोई भी कर लेगा, ये ठीक नहीं है। हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर वो कहेंगे कि टीचिंग स्टाफ तो हम ईमानदारी से रिक्रूट करते हैं, पर नॉन टीचिंग स्टाफ सिफारिश पर कर लेते हैं, ये ठीक नहीं। IIT गांधीनगर में पहले दिन से हमने कोशिश की कि टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों सिर्फ मेरिट से, और मेरिट और सिर्फ मेरिट से रिक्रूट होंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एग्जांपल दी इस बात की, आज फिर दूंगा। हमको बिजली का इंजीनियर हायर करना था जो हमारे कैंपस की बिजली का सिस्टम देखेगा। तो बिजली के जो एक्सपर्ट थे, 4 लोग, सिलेक्शन कमेटी जिसको बोलते हैं, उनको बुलाया। 20 कैंडिडेट थे, उनसे इंटरव्यू कराया। मैंने कहा लंच तक आप कर लीजिए, लंच के बाद मैं मिलता हूं, 4-5 लोग सेलेक्ट करके दे दीजिए मुझको। तो उन्होंने 5 लोग मुझे दे दिए, मेरिट लिस्ट बना दी। हमारे हिसाब से ये 5 लोग हैं इस लिस्ट में, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। मैंने उन्हीं लोगों की प्रेजेंस में उसका इंटरव्यू किया और मैं चुप हो गया। इंटरव्यू करने के बाद 5 का इंटरव्यू करके मैं चुप हो गया। मैंने कहा बताइए। बोले साहब हमारी तो सिलेक्शन कमेटी की जो पहले की रिकमेंडेशन थी और आपके सामने जो इंटरव्यू वो उल्टी हो गई है, क्योंकि हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सवाल पूछे थे, आपने इनसे बहुत फंडामेंटल सवाल पूछे कि इनकी फितरत क्या है, बेईमानी करने की है कि ईमानदारी करने की है, सबके साथ मिलके चलने की है या अकेले चलने की है, हार्ड वर्क करने की है कि हार्डली वर्क करने की है। ठीक है ना? आपने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछी नहीं, मैंने कहा मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती नहीं। लेकिन अगर मेरे पास एक ईमानदार लड़का या लड़की है, मेहनती है, समाज के प्रति संवेदित है, अब बिजली चली जाएगी तो रात को 3 बजे खड़ा होगा और उसको समझ में नहीं आएगा तो किसी को फोन करके सीखेगा कि कैसे बिजली ठीक करूं। लेकिन अगर बेईमान है, मेहनत नहीं करता, कामचोर है, किसी के साथ उसकी पटती नहीं है, और कितना भी अच्छी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती हो, उस दिन बिजली वापस नहीं आएगी। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो बिजली तो सीख ही लेगा, लेकिन बेईमानी से ईमानदार मैं नहीं बना पाऊंगा इसको। अगर सबके साथ मिलके नहीं चलता है तो मैं इसको सबके साथ मिलके चलना नहीं सिखा पाऊंगा। अगर ये 9 से 5 काम करना चाहता है, रात को बिजली गुल होने पर अपना सेलफोन बंद करने वाला आदमी है, तो ये मैं इसको नहीं सुधार पाऊंगा। इस तरह से हमने रिक्रूट किया, राइट? और रिक्रूट करने के बाद एक अलग सेल बना दी, स्टाफ डेवलपमेंट सेल। उनसे कहा कि इन लोगों की खूब कैपेसिटी इंप्रूव करनी है, इन सबको होशियार बनाना है और होशियार बनाना है।
खाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ानी, सबके साथ मिलकर कैसे चलें, टीम वर्क कैसे करें, दूसरा व्यक्ति हमारी बात नहीं सुन रहा उससे अपनी बात कैसे मनवाएं, ये सब सिखाओ इनको। नतीजा ये हुआ, शुरू में तो हमारे रजिस्ट्रार साहब बहुत नाराज हुए हमसे, बोले आपके सारे अच्छे अच्छे लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? हमारे वो लेवल 4 पर है, उसको नौकरी मिल गई है लेवल 7 की। हमारे लेवल 3 पर है, उसको नौकरी मिल रही है लेवल 8 की। बोले साहब आपके सारे अच्छे अच्छे लड़के चले जा रहे हैं। मैंने कहा तो अच्छी बात है, इससे यह सिद्ध होता है कि वे अच्छे लोग हैं। आज स्थिति यह है, किसी आईटी में चले जाइए और अगर आईटी का लड़का या लड़की इंटरव्यू देने जाएगा तो 1 या 2 या 3 लेवल हायर की नौकरी लेके आएगा, यह प्रॉमिस है। कभी मैंने आईटी का लड़के या लड़की को खाली हाथ नहीं आते हुए देखा इंटरव्यू देकर के। एक इमेज बन गई कि आईटी का में लड़का लड़की है तो ठूक पिट के बढ़िया लोग हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो उद्देश्य है वो भविष्य के लिए छात्र बनाना तो है ही, पर हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। मेरी जब यहां ज्वाइन किया, मैंने मयंक सिंह साहब से बात हुई, मैंने पहले हफ्ते में इनसे कहा, मैंने कहा कि आपके पास नए क्लर्क ज्वाइन किए हैं, इनकी ट्रेनिंग करिए। मैंने डॉक्टर के गुप्ता, डॉक्टर सौरभ सिंह से कहा आपके नए नर्सिंग ऑफिसर्स आए हैं, इनकी ट्रेनिंग करिए। और मैं रजिस्ट्रार साहब से कह रहा हूं कि हमारे स्टाफ के लिए बहुत ही मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए और उसके लिए जितना खर्चा होगा हम खर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो आज क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में है, वो अपने आप को तैयार करे, कहीं पर इंटरव्यू असिस्टेंट रजिस्ट्रार का देकर आए, मौका लगे डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाए, मौका लगे कहीं रजिस्ट्रार बने। यहां का हर क्लर्क जो है वो रजिस्ट्रार बनने के लिए अपने आप को तैयार करे। मेरा हर जूनियर इंजीनियर जो है वो ये मान के चले कि मुझे कल को किसी यूनिवर्सिटी में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन के पूरा यूडब्ल्यूडी चलाना है। मेरा जो लाइब्रेरी में सबसे जूनियर स्टाफ है वो सोचे कि मेरी काबिलियत बढ़ जाएगी तो मैं लाइब्रेरी चलाऊंगा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का। हमारा विश्वविद्यालय एक रेपुटेशन बनाए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य, इन सब में उसकी कोई कमी नहीं होगी। बाकी देख लो आपको बाकी सूट करता है कि नहीं करता है, ये भाषा होनी चाहिए। और इसके लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। खाना टेबल पर ला सकते हैं, जबरदस्ती मुंह में नहीं खिला सकते, सब लोग नहीं खाएंगे, पर कुछ भी खाएंगे तो अच्छा है। अगर विश्वविद्यालय के 15% लोग, 30% लोग, 40% लोग, 60% लोग, कितने लोग इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन अपॉर्चुनिटी देने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन का है और उसको हम पूरे कर्तव्य के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे लोग ये मान करके चलें कि अगर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हैं तो हमसे काम भी खूब कराया जाएगा और हमको आगे भी बढ़ाने का मौका मिलेगा। दोनों काम साथ होंगे। खाली किताब रटने से कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। आप यहां पर क्या काम करते हैं, कितनी निष्ठा से काम करते हैं, वो दिखाई देता है। जब मैंने रिक्रूट करना शुरू किया आईटी गांधीनगर में, तो मैं नए स्टाफ को, शुरू में तो बहुत ही कम रिक्रूट होते थे, एक बार में 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, तो एक एक करके बुलाता था। बाद में 10-15 एक साथ होते तो एक साथ बुलाता था। और मैं उनसे कहता था देखो भाई, अगर इन 4 चीजों में कमजोरी पाई तो मैं आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं करूंगा, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। वो क्या 4 चीज थी? 4 चीज। पहली थी ईमानदारी, इंटीग्रिटी। ईमानदारी 2 तरह की होती है, तो पैसे की होती है, बेईमानी नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, कमीशन नहीं खाएंगे, गलत फायदा नहीं उठाएंगे। पर दूसरी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट ईमानदारी है कि हम किसी का फेवर नहीं करेंगे।
हम किसी के दबाव में गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी को फायदा दिलाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम कोई इंफॉर्मेशन गलत नहीं बताएंगे। दूसरी, विश्वविद्यालय के प्रति लॉयल्टी। जिस विश्वविद्यालय से घर की रोटी चल रही है, जिससे बच्चे पल रहे हैं, परिवार चल रहा है, उसके प्रति निष्ठा तो होनी चाहिए। घर में पालतू पेट होता है, डॉग होता है, वो भी निष्ठा शो करता है मालिक के लिए, तो हमको भी करनी चाहिए। इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको निर्णय लेना है या हमको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हमें सोचना है कि विश्वविद्यालय हित में है या विश्वविद्यालय के अहित में है। इस बात की इंपॉर्टेंट नहीं है कि दूसरा आदमी जो पूछ रहा है वो मेरा चाचा है कि मेरा भतीजा है, क्या मैं निष्ठा से ईमानदारी से काम कर रहा हूं। तीसरी चीज, हार्ड वर्क। कोई तरीका नहीं है कि आप दिन भर जो है बीड़ी पियो, चाय की दुकान पर बैठे हो, कंप्यूटर गेम खेलो, एक दूसरे गप्पे मारो और तनख्वाह उठाओ, वो ठीक नहीं। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में हमारे नौजवानों की है, हमारी भी है, बड़े लोगों की भी है, उम्र में ज्यादा लोगों की भी है, वो ये है कि हम लोग साथ में मिलकर काम नहीं कर सकते। टीम वर्क बहुत पुअर है, एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बॉस को ये दिखाई दे कि मैं काबिल हूं, बाकी दो लोग कमजोर हैं, ठीक है ना। और ये बड़ी प्रवृत्ति है, ये हमारे देश में बड़ी प्रवृत्ति है। जब हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने कानपुर में, तो हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया क्लर्क था, बहुत बढ़िया क्लर्क था डिपार्टमेंट में, तो हम हेड बन गए। तो उनसे कहा एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो बना देंगे। अब लंच में हम उठ के गए ऑफिस में, हमने कहा डॉक्यूमेंट कहाँ है, कहते साहब वो तो उनके पास है। उनके पास कहा दिखाओ, वो ताले में बंद करके चले गए। क्यों ताले बंद करके? कोई दूसरा क्लर्क ना दे दे, दूसरा क्लर्क दे देगा तो साहब के ऊपर उसका इंप्रेशन ना बन जाए, ठीक है ना। आपको लगता है कि उनका मेरे प्रति अच्छा इंप्रेशन बना, नहीं, बहुत खराब इंप्रेशन। मुझे ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरी नजर में आना चाहते हैं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको मैं ढूंढ रहा हूं। ये किसने किया? ये तो बहुत अच्छा काम है। कौन है वो? ढूंढो। मुझे ऐसे लोग चाहिए। विश्वविद्यालय में कुछ लोगों को शिकायत है कि जैन साहब मिलते नहीं है, वाइस चांसलर मिलता नहीं है। लेकिन जो लोग मिले हैं उनको पता है कि जब वाइस चांसलर मिलता है तो 1.5 घंटे बैठता है, 1 to 1, 1.5 घंटा, 1 घंटा बैठता है। लेकिन वो लोग हैं जिनको विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने ढूंढा है। ये वो लोग नहीं है जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ढूंढ रहे हैं। जो मुझको ढूंढ रहे हैं वो नाराज हैं, क्योंकि जब मैं 1.5 घंटा बैठूंगा तो फिर मेरे पास फूल लेने का तो समय नहीं होगा। अभी परसों जब यहां पर टीचर्स का एड्रेस था तो मैंने शुक्ला जी से, आई थिंक सिंह साहब से, अपने रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट की कि यार मुझको फ्लावर मत दिया करो, ये बुके वुके देते हो, मैं तो परिवार का सदस्य हूं। घर में परिवार के सदस्य को क्या आप करते हो? घर में अगर दादाजी घर पर आए तो क्या उनको बुके वुके दे करके सब लोग खड़े होते हैं? नहीं होते ना। अगर मुझे परिवार का मुखिया मानते हो तब भी क्या बुके देना जरूरी है? तो बोले साहब, सिंह साहब बोले साहब हमारा सिस्टम पूरा मत खराब करिए, एक फूल दे देंगे, चलो पूरा बुके नहीं देंगे। चलो ठीक है, इतना कर लेते हैं। थोड़ा कंप्रोमाइज बुजुर्गों को भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें हैं: इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, हार्ड वर्क, टीम वर्क। और मैंने टीचर्स का भी और नॉन टीचर्स का भी प्रोबेशन कंफर्म नहीं किया आईआईटी गांधीनगर में, अगर इन चारों में से एक जगह भी कमजोरी मुझे मिली। ज्यादा नहीं करना पड़ता था, एक आधा करना पड़ता था, बट करना पड़ता था। अब आपसे मुझे क्या उम्मीद है? ये 4 चीजें तो हो ही गई, इंटीग्रिटी वाली बात हो गई, ठीक है ना। कोई इसमें कोई शुबा गुंजाइश नहीं है। देखिए मुझसे एक बार आईआईटी गांधीनगर में किसी ने पूछा कि साहब सही क्या है, गलत क्या है, ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा जो चीज मैं कर रहा हूं अगर उसको स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने कह सकूं तो सही है, और स्टेज पर खड़े होकर के मुझे छिपानी पड़े तो गलत है। ये बात ठीक है? इसमें तो कोई गलत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर मैं किसी ठेकेदार से पैसे ले रहा हूं, दारू की बोतल ले रहा हूं, तो क्या मैं स्टेज पर आके खड़ा होकर बोलूंगा कि लिए? नहीं बोलूंगा ना, तो गलत है।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है ना। और अगर मैंने अपने दोस्त के बच्चे को आउट ऑफ टर्न हॉस्टल में कमरा दिला दिया तो सबके सामने बोलूंगा क्या मैंने किया? गलत। लेकिन अगर ऐसा बच्चा मिल गया जिसकी दोनों टांगे टूटी हुई हैं और उसको मैंने आउट ऑफ टर्न हॉस्टल में कमरा दिया, मैं सबके सामने बोल सकूंगा ना, वो सही है। मुझको अपने डिस्क्रिप्शन को यूज करना है, करूंगा, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन यूज करूंगा जो स्टेज पर आके खड़े होकर सबके सामने बोल सकूं। सही है। तो पहली बात तो हो गई इंटीग्रिटी की। दूसरी चीज जो मैं उम्मीद करता हूं, एंगेजमेंट एंड कमिटमेंट। विश्वविद्यालय के साथ लगाव होना चाहिए, विश्वविद्यालय के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, विश्वविद्यालय के प्रति दिल में आग लगी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को आग नहीं होनी चाहिए, दिल में आग होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि आप गलत समझें, बाहर जाकर के आग लगाना शुरू कर दें। वाइस चांसलर ने बोला था, हमारे पीआरओ साहब ने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी तो निकल जाएगा दैनिक जागरण में कल जो है, कहते वाइस चांसलर ने कहा आग लगा दो। एक और चीज जो है ट्रांसपेरेंसी। हमने आईआईटी अकादमी में एक नया काम शुरू किया। हमने कहा जब भी कोई टीचर प्रमोशन मांगेगा, कंफर्मेशन मांगेगा, उसकी पूरी फाइल लाइब्रेरी में रख देंगे और एक ईमेल सारे टीचर्स को चली जाएगी कि भाई साहब सुधीर जैन ने अपना प्रमोशन का या कंफर्मेशन का केस बढ़ाया है, ये फाइल लाइब्रेरी में रखी है, जाकर के देख लो और इस विषय में कुछ भी अपने विचारों तो कॉन्फिडेंशियल जो है डीन को लिख दो, ताकि जिस भी आदमी को हम रिक्रूट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसका बायोडाटा सामने रखा है, कुछ छिपा हुआ नहीं है उसमें। अब इससे क्या होता है, ट्रस्ट बनता है। अब माथुर साहब बैठे हैं यहां पर, हमारे ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं, फैकल्टी टीचिंग स्टाफ को डील करते हैं, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि अगर विश्वविद्यालय 40 टीचर्स को एक साथ ट्रीट कर रहा है और उनमें से 20 को डिफरेंट तरह से ट्रीट कर रहा है, 20 को डिफरेंस देगी, तो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा। हम बताएंगे तो नहीं आपको कि हमने इन 20 को कर दिया क्योंकि ये मेरे गांव से आए हैं, मेरी जात के हैं। कहूंगा क्या? मैं नहीं कहूंगा, छुपाऊंगा ना मैं उसको। लेकिन अगर मैंने ट्रांसपेरेंसी रखी तो मैं 40 को बराबर ट्रीट करूंगा, और जब मैं 40 को ट्रीट करूंगा तो जिस व्यक्ति का काम नहीं होगा वो समझ जाएगा कि भाई ये नहीं किया है तो इसका मतलब नहीं होगा मेरा केस कमजोर होगा। नहीं तो ये लोग ईमानदारी से काम करते हैं, साफ सुथरा काम करते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो वाइस चांसलर के पास जब फाइल आएगी तो दिमाग नहीं लगाएगा, साइन कर देगा। तो जो फाइल 1 महीने में साइन होती थी वो 1 दिन में साइन होगी, क्योंकि विश्वास है। चाहे वो परचेज की फाइल है, चाहे रिक्रूटमेंट की फाइल है, चाहे प्रमोशन की फाइल है। ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट और ट्रस्ट से ट्रांजैक्शन, काम आसानी से हो पाएगा। और अच्छी बात है, अभी लोग रिटायर होते हैं 6-6 महीने तक पेंशन नहीं मिलती, ग्रेच्युटी नहीं मिलती, राइट। जो व्यक्ति कल तक पेंशन के ऑफिस में था और दूसरे लोगों का 6 महीने तक पेंशन नहीं दे रहा था या ग्रेच्युटी नहीं दे रहा था, जब वो रिटायर होता है तो उसकी भी 6 महीने नहीं होगी ना, तो अलग नहीं हो सकती। क्या बात है। तीसरा जो है, पावर गेम्स नहीं चाहिए, पावर ब्रोकर्स नहीं चाहिए। मैं 12.5 साल आईआईटी गांधीनगर का डायरेक्टर रहा। एक बार एक फैकल्टी मेंबर ने मुझसे शाम को बात की, बोला साहब मेरा ऐसे ऐसे होना है। मैंने कैसे नहीं हो सकता। अगले दिन हमारी एक दूसरी कलीग का फोन आया, बोली सर वो उसका ऐसे ऐसे केस है और सर उसकी बात जेन्युइन है। मैंने कहा सुनो, आप क्या सोचते हो मैं इतना घटिया आदमी हूं कि उसको हाँ कर मना कर दूंगा और आपको हाँ कर दूंगा? मेरा इतना, आपने मेरे बारे में इतनी कमजोर व्यू है आपका। बोली भाई जो बात नहीं है तो नहीं है, एक बार कहोगे तब भी नहीं है, 10 बार कहोगे तब भी नहीं है, ठीक है ना। और पावर ब्रोकिंग का तो कोई सिस्टम है नहीं, मैंने आपको बार बार बोला है, अपने स्पीचेस में बोलता था पावर ब्रोकर्स नहीं चाहिए। एक बार एक नया टीचर आया, उसको कुछ रिक्वायरमेंट थी, उसको डर लग रहा होगा वाइस डायरेक्टर मना कर देगा, तो उसको सीनियर टीचर ने कहा चल मैं ले चलता हूं। तो मैंने कहा क्या भाई ये क्या बच्चा है क्या 5 साल का, आप क्यों आए हो? बोला नहीं सर मुझसे गलती हो गई।
ठीक है ना? कोई बात कहनी है सीधे कहो भाई, कोई ब्रोकर्स नहीं चाहिए, कोई दलाल नहीं चाहिए, सीधे बात करो। ईमेल खुद चेक करता हूं, ईमेल मेरा स्टाफ नहीं चेक करता, मैं करता हूं। आपके साथ कोई जाती हो रही है, कोई तकलीफ है, लिखो मुझको। पर इनडायरेक्टली किसे फोन कराओगे? मैं कई बार वाइस चांसलर्स के सिलेक्शन कमिटीज में रहा, अगर किसी कैंडिडेट के जिन्वन फोन आए कि इसको कर दीजिए, उसका तो नाम हटा ही दिया, क्योंकि जो आदमी वाइस चांसलर बनेगा फोन करा करके, वो फोन कराने पर हेड बनाएगा, फैकल्टी रिक्रूट करेगा, और जो टीचर फोन करा करके नौकरी पाएगा, वो फोन करा करके स्टूडेंट को पास करेगा, राइट? अगर किसी ने फोन करा दिया तो अगर उसका काम हो रहा है तो नहीं होगा, ठीक है ना? और क्या उम्मीद करता हूं मैं आपसे? पंक्चुअलिटी। शिकायत आ रही है कि लोग समय से नहीं आते, समय से नहीं जाते, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। हमको कोई कहे यह अच्छी बात नहीं है। समय से आए, समय से जाएं, और जो भी काम करें वो अच्छे तरह से करें, ईमानदारी से करें, निष्ठा से करें। चाहे वो नोट बनाना है, चाहे वो कैंपस को सफाई रखनी है, चाहे वो गेस्ट हाउस को मैनेज करना है, जो भी काम करें ईमानदारी से, निष्ठा से, मेहनत से काम करें। और सबसे बड़ी जो कंसर्न मेरी रही है वो रही है, एक गरीब देश है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप अखबार में पढ़ेंगे तो कितनी डेटा आएगी कि कितने बच्चे हमारे, इसको बोलते हैं स्टंटेड, उनका न्यूट्रिशन लेवल इतना कम है। उनके लिए भारत सरकार ने पैसा दिया है। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। बिजली का बिल आपको नहीं देना है, फिर भी एसी फालतू नहीं चलना चाहिए। कमरा छोड़कर जाएं तो पंखा बंद करके जाएं। कोई स्टाफ खाली बैठा है, मुझे ऐसे लोग मिले जो साल भर से, 2 साल से, 3 साल से इसी डेस्क पर बैठे हैं जहां कोई काम नहीं है। भाई ये क्यों बैठे हैं 3 साल से यहां पर? अगर आपके पास ऐसा लगता है आपके पास स्टाफ ज्यादा है, उसको कम करिए। ऐसा नहीं है कि हमको निकाल देंगे नौकरी से, निकालेंगे नहीं, उसको कहीं और यूज कर लेंगे। आपके पास तो 4 लोग फालतू बैठे हैं और दूसरी जगह 4 लोग न होने से काम नहीं हो रहा। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पेपर की वेस्टेज हो, चाहे वो बिजली की वेस्टेज हो, चाहे वो आदमी की वेस्टेज हो, कोई भी हमारा रिसोर्स वेस्ट ना हो। जैसे घर चलाते हैं उसी तरह से चलाएं। ऐसा तो नहीं होता कि हम किसी नौकरानी को तनख्वाह देते हो और उससे कहते हो तू बेटा काम मत कर, रोटी मत बना, तनख्वाह मिलेगी हर महीने। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो फिर एमटीएस स्टाफ क्यों खाली बैठा है, राइट? और सबसे बड़ी चीज जो समस्या है यहां पर, जिसको मैं आपसे चाहता हूं, मदद आपसे उम्मीद करता हूं, वो है दूसरी यूनिट्स के साथ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। फाइनेंस वाला कहता है मैं रजिस्ट्री से बात नहीं करूंगा, रजिस्ट्री वाला कहता है कंट्रोलर ऑफ एग्जाम वाले लोगों से मैं बात नहीं करूंगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हॉस्टल वाला कहता है कि मैं तो डीन ऑफ आर्ट के नीचे हूं, मैं चीफ प्रॉक्टर से बात नहीं करूंगा। ये सब चेंज होना चाहिए। हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कौन किसके साथ है, कौन किसके अंडर में है, कौन किसका बॉस है, वो सब है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काम पहले होना चाहिए। ऑल राइट। सो एज ए टीचिंग स्टाफ रोल क्या है? किसी भी कॉलेज में टीचिंग स्टाफ का रोल क्या है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं 4 साल अमेरिका के इस विश्वविद्यालय में पढ़ा। उस विश्वविद्यालय की दुनिया की टॉप 5, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हमेशा रैंकिंग आई है पिछले 25 साल से। और बहुत नोबेल लॉरेट पैदा किए, बहुत नोबेल प्राइज मिले उस यूनिवर्सिटी को। बहुत छोटा सा कॉलेज है, 2000 स्टूडेंट्स का कॉलेज है, 2000 स्टूडेंट्स का, बहुत छोटा कॉलेज है, 260 टीचर है। 4 साल में मेरे को एक भी कड़वा अनुभव नहीं हुआ, ना टीचर से, ना स्टाफ से, और ना नजदीक वाली दुकानों से। किसी कैंटीन में, किसी सुपरमार्केट में, बार्बर के यहां। अगर आपको एक अच्छा विश्वविद्यालय बनाना है
तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लोग एक कल्चर ऐसी बनाएं, एक माहौल ऐसा बनाएं, एक वातावरण ऐसा बनाएं जहां पर एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, सबको हम रेस्पेक्टफुली ट्रीट करें, किसी के साथ बदतमीजी ना हो, किसी के साथ जाति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। कहने में बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। और मैंने आपको उदाहरण दिया। उसके बाद मैंने उस विश्वविद्यालय में, चूंकि मैं वहां का छात्र रहा हूं, वहां पर मैंने हर साल IIT गांधीनगर से 7-8-9 स्टूडेंट्स को गर्मियों में रिसर्च करने के लिए भेजा, हर साल भेजा। और जब भी वो लौट के आते थे, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता था उनसे, कोई भी खट्टा अनुभव हुआ? बोला नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने एक वो माहौल बनाया है जिसमें लोग पढ़ने, पढ़ाने, रिसर्च करने, अपना काम करने में व्यस्त हैं, जिसे मेरिट पर काम हो रहा है, बेईमानी नहीं है, ग्रुपिज्म नहीं है, भाई भतीजावाद, जातिवाद, तो झगड़ा काहे का? तो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो सबसे बड़ा रोल है वो माहौल बनाने का है। क्योंकि जब स्टूडेंट आपके पास जाता है, फीस जमा करनी है, ग्रेड कार्ड लेना है, एग्जाम में कोई दिक्कत हुई है, हॉस्टल में कोई दिक्कत होती है, सबसे पहले वो नॉन टीचिंग स्टाफ के पास जाता है। और आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, वहीं से उसकी फाउंडेशन बनती है। अगर आपसे उसने गलत अनुभव देखा, तो जब वो अफसर बन जाएगा, नौकरशाह बन जाएगा, नौकरी करेगा, उसका भी व्यवहार वही होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की है वो माहौल बनाने की है, चाहे वो छात्र के प्रति हो, चाहे एक दूसरे के प्रति हो, चाहे वो टीचर्स के प्रति हो। अभी 5 महीने मुझे हो गया, आज 4 तारीख है, 7 तारीख को ज्वाइन किया था, तो 2 दिन में 5 महीने हो जाएंगे। तो क्या कोशिश की पिछले 5 महीने में, क्या काम किया? एक तो ये किया कि थोड़ा सिस्टम सिंपल हो जाए, एक एक कागज जो बहुत घूमता है ऊपर नीचे, कोशिश कर रहे हैं कि वो कम घूमे। अप्रूवल आती है कि साहब, वो कहता है कि साहब मुझे ये 2 MTS चाहिए, 2 MTS स्टाफ चाहिए 1 साल के लिए, तो नीचे से लिख के आता है कि साहब अकाउंट में पैसे सिर्फ 10 महीने के हैं, तो 10 महीने की अप्रूवल दे दी जाए। मैं कहता हूँ भाई 10 महीने की तो है, लेकिन अगले 10 महीने में तो और पैसे आएंगे, तो कहीं भाग तो जा नहीं रहे, तो 12 महीने की दे देते हैं, नहीं तो फाइल 2 बार आएगी। भाई 10 महीने में तो पैसे आएंगे। अब ये दिमाग लगाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। कहां जा रहा है, कहां भाग जाएगा? ठीक है ना? तो कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल हो जाएं चीजें। टीचर्स को बड़ी शिकायत थी कि उनके स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में बड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए एक अलग यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसमें आसानी हो जाए। और कोशिश की कि जहां पर भी कोई भी अपॉइंटमेंट किया, ईमानदारी से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, बिना जाति के कंसिडरेशन के, बिना ग्रुप के कंसिडरेशन के, मेरिट पर किया। अगर टीम अच्छी होगी तो मेरा कार्यकाल अच्छा रहेगा, और टीम अगर कमजोर होगी, सिर्फ इसलिए बनेगी कि वो जैन है, बनिया है, मेरठ का है, तो मेरठ का तो बन जाएगा, जैन भी होगा, हो सकता है मेरे साथ 1-2 बार जैन मंदिर भी चला जाए, लेकिन मेरा तो टर्म खराब कर देगा। ठीक है ना? तो मेरे टर्म के लिए तो भाई मैं तो इतना अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता हूं कि मुझे तो मेरिट वाला आदमी चाहिए। तीसरी कोशिश ये की कि विश्वविद्यालय का ट्रस्ट सेंट्रल ऑफिस पर बने। आज सेंट्रल ऑफिस पर विश्वविद्यालय की कम्युनिटी का ट्रस्ट कम है। आज लोग ये मानते हैं कि अगर मकान चाहिए तो सिफारिश चाहिए, है ऐसा है? ऐसे ही है ना? होना चाहिए ऐसा, सिफारिश से मिलना चाहिए नहीं है? सीनियरिटी से होना चाहिए। ठीक है ना? तो कोशिश की है कि हम कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी आउट ऑफ द वे जाकर के किसी को फेवर ना करें। ठीक है ना? अब मुझे नहीं पता वो सज्जन यहाँ हॉल में है कि नहीं, मुझे उनका नाम भी याद नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि मेरे को बहुत तबीयत खराब रहती है, बीमार हूं। उनके डायरेक्टर ने भी कहा हाँ साहब ये बहुत बीमार रहता है, इसको मकान दे दीजिए। तो हमने कहा भाई ये इस लेवल का मकान इसका अधिकार है, 1 लेवल का नीचे का दे दो।
कैंपस में, आउट ऑफ टर्न दे रहा हूं। तो हमारे ऑफिस में हमारे कलीग ने कहा कि साहब फिर क्यों आएगा? मैंने कहा फिर तो पता चल जाएगा दिल की बीमारी है कि नहीं है। अगर दिल की बीमारी है तो छोटे मकान में रह लेगा, और अगर दिल की बीमारी नहीं है और 16 किलोमीटर आने में तकलीफ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने पेन से लिख दिया। इस तरह का केस तो एक किया मैंने, बाकी अभी तक तो किसी को आउट ऑफ टर्न मकान नहीं दिया। सिफारिशें आ रही हैं, लोग यहां से गुजरात में खबर कर रहे हैं कि जैन साहब उसे कह दीजिए हमको मकान दे दें, क्योंकि ऐसा ही होता था शायद। गुजरात में जो हमारे बहुत उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, एक सज्जन का मैसेज आया मुझे कि भाई आप क्या इस व्यक्ति को मकान दे दीजिए। वो इसके लिए आया क्योंकि उनको बताया गया कि वो विश्वविद्यालय में ऐसे ही मकान मिलता है। उनका कभी आईटी का में कभी फोन नहीं आया, कभी मैसेज नहीं आया कि किसी को मकान दे दो, किसी को नौकरी दे दो, पर यहां पर आया है ना। कोशिश कर रहे हैं कि आपका विश्वास बने, कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगे कि विश्वविद्यालय में न्याय होगा, ईमानदारी से काम होगा और गलत काम नहीं होगा। लेकिन वो काम मैं अकेले नहीं कर सकता, उस सब में आपका सहयोग चाहिए। कई बार मैं फाइल देखता हूं, उसमें पूरी बात नहीं बताई जाती, आधी बात बताई जाती है। उसमें बताया जाता है कि ऐसा ऐसा इस व्यक्ति के लिए किया गया, इसलिए इसके लिए किया जाए। तो मैं पूछता हूं रूल क्या है? अगर पिछले वाले के लिए रूल तोड़ा था तो क्या दोबारा रूल तोड़ना चाहिए क्या? आप रूल को चेंज कर दो। आप बोलो भाई रूल गलत है, हमें रूल चेंज करना है, आप चेंज कर दो। लेकिन जो भी रूल है वो रूल लगना चाहिए। ये नहीं कि साहब 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले हमने किसी और के लिए रूल तोड़ा था, ये तो बताएंगे नहीं कि रूल तोड़ा था, बताएंगे इसके लिए किया था, इसलिए इसको भी किया जा सकता है। गलत, ठीक है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय ईमानदारी से चले, और हमारे यहाँ काफी स्पेस, काफी बिल्डिंग, काफी कमरे बंद पड़े हुए हैं। ऐसा है ना? ऐसा है? बताएगा कोई? खड़े होके बताओ। किसी को पता है कोई कमरे खाली पड़े हैं जो बंद पड़े हैं, ताला बंद पड़ा है, उसमें कूड़ा करकट, पुराना फर्नीचर, पुराना इक्विपमेंट पड़ा है ऐसा कोई? नहीं है? खड़े हो यार, हिम्मत होनी चाहिए, डरते हो क्या? बहुत सारे है ना, चलो वो सब ठीक करने हैं। गरीब देश में पैसे तो है नहीं, और मेरे पास रोज लोग आते हैं, भाई हमें नई लैब बनानी है, नई लैब बना दो। और मैं कहता हूं भाई जो पुरानी लैब में जो पुराना कबाड़ा भरा हुआ है उसको खाली करो पहले, ठीक है ना। उसमें कोशिश करना, आप सबके सहयोग की जरूरत है कि उस सबको हम खाली कर सकें। थोड़ा डोनेशन इकट्ठा करना शुरू किया। महामना ने पूरा विश्वविद्यालय डोनेशन पर खड़ा किया। आज हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी अगर यूनिवर्सिटी की परिकल्पना करता है तो वो विश्वविद्यालय जो 1905 में 1915 में 16 में जो 1916 में महामना ने परिकल्पना की थी, वो आज हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर पाएगा। वो कहां से की? डोनेशन मांग के की, अपने लिए नहीं मांग रहे थे, भारत के भविष्य के लिए मांग रहे थे। और मैं आज कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं चाहता हूं पैसे, पर इस देश के युवा पीढ़ी के लिए, उनको तैयार करने के लिए मुझे डोनेशन चाहिए। मैंने डोनेशन मांगनी शुरू की, और अभी मैंने ज्यादा सीरियसली मांगना शुरू नहीं किया, क्योंकि मैं भी सेंट्रल ऑफिस में विश्वास रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डोनर को भी पता है कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। जब तक मेरे यहाँ सब कुछ ठीक नहीं होगा, डोनर पैसे नहीं देगा। बोलेगा मैं पैसे दूंगा, आपके यहाँ बेईमानी होगी तो कैसे चलेगा? नहीं देगा। पर न मांगते मांगते भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आ गए, 1 करोड़ से ज्यादा न मांगते मांगते। और मेरा मानना है कि अगर हम विश्वविद्यालय में थोड़ा ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर दें, थोड़ा सिफारिश, रिश्वत, कमीशन, इन सबको खत्म कर दें, तो डोनेशन की कमी नहीं होगी। अगर आज से 100 साल पहले लोग पैसा दे सकते थे विश्वविद्यालय के लिए, तो आज भी दे सकते हैं। और आज तो हमारे पास कई लाख एलुमनाई हैं जिन्होंने यहां पर पढ़े हैं, जिनकी निष्ठा है इस विश्वविद्यालय के प्रति, जो आज अपने पैरों पर इसलिए खड़े हैं कि इस विश्वविद्यालय ने उनको 200 रुपए पर पढ़ाई कराई है। जब महामना ने यूनिवर्सिटी बनाई थी तो उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हो। तो वो काम कर रहे हैं। आगे क्या करना है? एक तो स्टूडेंट्स को हमें जोर देना है। स्टूडेंट्स पर हम यहां पर अपने लिए नहीं आए हैं, नौकरी के लिए नहीं आए हैं। हम यहां पर इसलिए आए हैं कि हमारा काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, स्टूडेंट्स को तैयार करने का। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है वो स्टूडेंट्स को तैयार करने का है, स्टूडेंट्स पर एंगेजमेंट करने का है, स्टूडेंट्स पर जोर देने का है, उस पर भी काम होना है।
दूसरा जो मैंने आपसे बताया कि हमको नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर बहुत जोर देना है। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ कमजोर होगा तो ये विश्वविद्यालय बहुत कमजोर रहेगा। हमको उनको स्ट्रांग करना है, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी है, करेंगे, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, और 2-4 को निकालना पड़ेगा तो निकालेंगे। खाली मोहब्बत से काम नहीं चलती, कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। जब मैं गांधीनगर में आया, इस तरह की मैंने भाषा यूज की, तो मुझसे किसी ने कहा, अरे, मैंने कहा भाई देखो, मैं यहां पर पॉपुलर बनने नहीं आया हूं, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं इफेक्टिव होने के लिए आया हूं। मेरा काम है कॉलेज को खड़ा करने का अच्छे तरह से, पॉपुलर बनने का नहीं है। अगर आप लोग मुझसे सब नाराज हैं, कोई बात नहीं, मुझे आपकी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, पर मेरा काम अच्छा होगा तो आप मुझसे नाराज होते हुए भी कहोगे कि यार आदमी तो ठीक नहीं था, मुझको ठीक से बात नहीं करता था, लेकिन काम अच्छा किया। कैंपस में सेफ्टी का इशू है, लड़कियों के साथ कई बार खराब घटनाएं हो रही हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। लड़कों में लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये सब कम करना पड़ेगा, और सफाई करनी पड़ेगी। कैंपस बहुत गंदा है, बिल्डिंग्स हमारी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, टॉयलेट्स हमारे बहुत खराब हालत में है। ये एक सभ्य समाज का तरीका नहीं है रहने का। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक अच्छा विश्वविद्यालय का परिकल्पना करें और हमारे यहाँ सब जगह कचरा पड़ा हो, हमारी बिल्डिंग्स में जो है बहुत ही गंदे तरीके से कचरा पड़ा हो। ये ठीक नहीं, ये सब करना पड़ेगा। जब मैंने यहां ज्वाइन किया तो मैंने 5 शब्द इस्तेमाल किए थे, और उसी पर कोशिश कर रहे हैं। कंसल्टेशन, सबके साथ मिलकर बात करके, कोई भी अगर ऑफिस ऑर्डर निकालेंगे तो उस ऑफिस ऑर्डर को 5, 7, 10 लोग देखेंगे। अगर किसी भी अपॉइंटमेंट को करेंगे तो 2, 4, 6 लोगों से बात करेंगे कि उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है। कंसल्टेशन होगा। ऐसा नहीं है कि सो करके उठे और अचानक तय कर लिया कि आज ये करेंगे। शहंशाह नहीं है, बादशाह नहीं है, ठीक है ना। सबको लेकर के साथ चलेंगे और साफ साफ सुथरा काम होगा, और सबके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे। विश्वविद्यालय का एक बहुत पोटेंशियल है, विश्वविद्यालय बहुत यूनिक पोजीशन में है। विश्वविद्यालय की जो स्थिति देश में है वो मेरे ख्याल से किसी विश्वविद्यालय की नहीं है, और उसका पोटेंशियल अगर आगे हमें इस्तेमाल करना है, उससे हमें देश निर्माण करना है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं यही कह सकता हूं कि 3 साल का जो समय 5 महीने मेरे निकल गए, अभी 3 साल में से 2 साल 7 महीने हैं, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, सबको साथ लेकर के, और सिर्फ विश्वविद्यालय के हित में। यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरे को क्या नहीं मिलेगा, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इससे पहले भी कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या इनाम मिलेगा, क्या अवार्ड मिलेगा, क्या फेलोशिप मिलेगी, और मैं अब इस उम्र में आकर के ये नहीं देखने वाला हूं। और अब इस सब के बाद मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, और उसके बाद मैं बंद करता हूं। मैंने बताया आपको कि मेरा सब्जेक्ट था अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, भूकंप। 2001 में गुजरात में एक अर्थक्वेक आ गया, 13-14 हजार लोग मर गए। तो मैं 2001 से और 2009 में जब मैं आईटी का डायरेक्टर बना, तब तक हर साल 4, 5 या 6 बार गुजरात जाता था, किसी कमेटी में, किसी कंसल्टिंग के लिए, किसी ट्रेनिंग को करने के लिए। साल में मेरे 4 से 6 चक्कर लगते थे। और हमने एक पर्टिकुलर होटल था आश्रम रोड पर, फॉर्चून लैंडमार्क, उसको अपना ठिकाना बना लिया था। जब इतनी बार जाएंगे तो आपको होटल में क्या होता है, आपको पता है क्या नाश्ते में मिलने वाला है, खराब भी अच्छा भी, तकिया कैसा होगा, बेड कैसा होगा, तो आपको आराम रहता है। हर बार अगर नए होटल में जाओगे तो टेंशन होती है। तो फॉर्चून लैंडमार्क को अपना ठिकाना बना लिया। और होता क्या था, हम रात को पहुंचते थे कानपुर से पहले दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, रात को होटल में घुसते थे, सुबह को नहा धो के नाश्ता करके गांधीनगर जाना होता था। मीटिंग गांधीनगर में होती थी, और ब्यूरोक्रेट्स का पता नहीं कि वो मीटिंग जो है 1 बजे बंद होगी कि 12 बजे बंद होगी कि 4 बजे बंद होगी। और शाम को 7:30 बजे फ्लाइट होती थी वापस दिल्ली की, और दिल्ली जाके फिर ट्रेन लेनी होती थी कानपुर के लिए। तो अब समस्या थी कि आप जो है, आप होटल में जब जाते हैं तो 12 बजे का टाइम होता है। 12 बजे से पहले अगर आपने खाली कर दिया तो ठीक है, नहीं तो 1 दिन का और किराया ले लेता है। अब सवाल यह था कि अगर मीटिंग 12 या 12:30 बजे खत्म हो गई
तो शाम को 7 बजे तक क्या करोगे? ठीक है ना, क्लियर? आपके पास एक टैक्सी है, आपने अपनी अटैची जो है बंद की, तैयार हो गए और अटैची को कार में डाल लिया और आप गांधीनगर पहुंच गए। मीटिंग खत्म हो गई 12:30 बजे, 1 घंटा लंच में बैठ गए किसी रेस्टोरेंट में, उसके बाद क्या करोगे? तो हमने होटल के मैनेजमेंट में जो सामने फ्रंट ऑफिस में जो टाई वाई लगा के, कोट लगा के, काला कोट लगा के बैठा होता ना, उससे कहा भैया हम कमरा तो खाली कर देंगे, लेकिन अगर हमारी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई और आपका होटल फ्री होगा तो क्या हम 5:30-6 बजे तक कमरा यूज कर सकते हैं? ठीक है ना, और उसके पैसे नहीं देंगे? ये सवाल है। सवाल क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? क्या सवाल है? कि हम एक्स्ट्रा वापस आके उस कमरे को यूज करेंगे, उसका पैसा नहीं देंगे, और अगर आपका होटल खाली है तो आप अलाउ कर दो, अगर आपका होटल फ्री है तो हम बात नहीं कर रहे। तो 2-3 बार के बाद समझ में आ गया कि एक लड़का पर्टिकुलर था, अगर वो होता था तो वो कंप्यूटर में देख के कहता था हाँ साहब कमरा खाली है, आप आ जाइएगा, नो प्रॉब्लम, मैं कंप्यूटर में डाल देता हूँ। कंप्यूटर में डाल देता था कि साहब ये जैन साहब इस कमरे को 6 बजे तक रखेंगे। लेकिन दूसरा लड़का होता था तो वो कंप्यूटर में देखने की कोशिश करता था और फिर कहता था कमरा खाली नहीं है। ये 2-3-4 बार में समझ में आ गया। अब आप मेरी जगह होंगे तो क्या करेंगे? मेरी जगह होंगे तो क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? हाँ, किसके पास जाओगे? जो कमरा देगा उसके पास जाओगे, जो कमरा नहीं देता उसके पास जाओगे? जो कमरा देता उसके पास जाओगे ना। तो हम रात को आए, देखा जो कमरा देता है वो है भौमिक, नाम था उसका, दूसरे का नाम याद ही नहीं है। तो उससे स्माइल मार के पूछते थे भौमिक कमरे की पोजीशन क्या है, रोक लूं रात को 6 बजे तक कल? तो चेक करके बोला यस सर, नो प्रॉब्लम। और दूसरा है वो नाक चढ़ा बैठा हुआ है, उससे बात ही नहीं करते थे, ऊपर चले जाते थे। सुबह नाश्ता करने के लिए नहीं चाहते थे, तब तक भौमिक की ड्यूटी आ जाती थी। तो जब नाश्ते के लिए आते थे तो भौमिक के पास फिर पहुंच जाते थे, भौमिक क्या पोजीशन है? कहते यस सर, नो प्रॉब्लम सर। देखिए, देने वाले की ताकत है, मना करने वाले की ताकत नहीं है। अगर आप किसी दफ्तर में बाबू हैं और आप किसी के कागज रोक रहे हैं, आप सोचते हैं आप बहुत ताकतवर हो गए, आप ताकतवर नहीं, आप कमजोर हैं। पर आप किसी दफ्तर में बाबू हैं और आपने उसका काम अच्छी तरह से किया, समय से किया, तो आपकी ताकत है। आपने कक्षा 6 में या 5 में कहानी पढ़ी होगी, सिद्धार्थ के बारे में, बुद्ध के बारे में है कि वो याद है, कबूतर को किसी ने तीर मारा, याद है वो कहानी? हंस को एक तीर मारा तो गिर के नीचे पड़ा, तो ये सवाल हुआ कि जिसने मारा उसका है, जिसने बचाया उसका है? तो कहानी का निष्कर्ष था कि जिसने बचाया उसका है। इसी तरह से बाबूगिरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो मदद करेगा उसकी ताकत है, जो डिनाई करेगा उसकी ताकत नहीं है। हर बार मना करोगे, हर बार आपकी ताकत कम होगी, हर बार काम करोगे आपकी ताकत बढ़ेगी। ठीक है ना? आज भी मैं कह सकता हूं कि मेरे जो छात्र हैं, मेरी जो छात्राएं हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, आज वो मुझे इसलिए याद नहीं करते कि मैं बीएचयू का वाइस चांसलर हूं या पहले मैं आईटी का डायरेक्टर था। नहीं, वो इसलिए याद करते हैं कि मैंने उनके साथ कुछ अच्छा किया है। जब मैं रुड़की पढ़ने गया, शुरू में बड़ा सरप्राइज हुआ। कोई रुड़की का तो नहीं है? नहीं, कभी जाओ रुड़की तो पूछना जाकर। वहां पर बिलियर्ड्स जानते हो ना? बिलियर्ड्स की जो चैंपियनशिप होती है पूरी यूनिवर्सिटी की, वो मंगत राम के नाम से है। मंगत राम कौन थे? बिलियर्ड्स के मार्कर थे, बिलियर्ड्स वाले रूम के अटेंडेंट थे, और उनको बच्चों के साथ बहुत प्यार था, और वो बच्चों को बहुत शौक से बिलियर्ड्स की क्यों पकड़ना सिखाते थे और उनको गाइड करते थे। और जब वो उनकी डेथ हो गई तो विश्वविद्यालय ने तय किया कि उनकी जो बिलियर्ड्स की जो शील्ड होगी वो मंगत राम ट्रॉफी कहलाएगी। आज भी स्टूडेंट्स पिछले 50-60 साल से, 70 साल से अपने बायोडाटा में लिखते हैं कि मुझे मंगत राम की ट्रॉफी मिली है। आपको मालूम नहीं है कि आप एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना फर्क कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं है आप एक स्टूडेंट, एक टीचर की मदद करके कितनी गुडविल अर्न कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंद करूंगा। कुछ सवाल हों तो लेने की कोशिश करूंगा, पर मैं यही कहूंगा कि मिलकर के काम करें, साथ में लाकर काम करें। और महामाना ने जिस तरह की परिकल्पना इस विश्वविद्यालय के लिए की, जिस तरह की उन्होंने मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने इसके लिए पैसा इकट्ठा किया, लोगों के आगे खड़े हुए, हमें उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए कुछ तो करना होगा। सिर्फ
फूलमाला पहनाने से हम महामना के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। हमको अपने अंदर कुछ तो उनकी क्वालिटीज को लाना होगा। धन्यवाद।